नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन नहीं तो फीस नहीं पर आधारित 100 सीटों के 2 बैच जो है वो शुरू हो चुके हैं और अगर अभी तक आपने इस ऑफर का लाभ नहीं लिया है तो ऑफर का आप लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता ही है कि नया साल आने वाला है और नए साल पर जो है वो आपको बेहतरीन ऑफर मिलेगा, तो संकल्प एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं या कर लेना। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 27 दिसंबर 2024 को सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण कहां से शुरू किया गया। अब ये देखो कि हम ये कह देते हैं कि जी पुराना डाटा जो आता नहीं है। सुपोषित मां अभियान का पहला चरण कब से शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका कल्याणकारी योजनाओं के तहत आता है। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत देखें 27 दिसंबर 2024 को सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण अगर देखें तो हमारे राजस्थान के अंदर हुआ है कोटा से शुरू। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र को देश में पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा का मॉडल बनाने वाला अभियान सुपोषित मां का तीसरा चरण 27 दिसंबर 2024 को दशहरा मैदान से शुरू हुआ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अब ये देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सुपोषित मां अभियान की शुरुआत कब हुई थी। 1 मार्च 2020 को। 1 मार्च 2020, ये 2020 है, ध्यान रख लेना। 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा से सुपोषित मां अभियान को प्रारंभ किया था। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में अभावग्रस्त परिवारों को 1500 गर्भवतियों को चिन्हित किया गया है जिन्हें पोषण किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही उन्हें प्रसव तक प्रतिमाह पोषण किट, चिकित्सीय परामर्श, निःशुल्क दवाइयां और वैक्सीनेशन सुविधा मिलेगी। गर्भावस्था में महिलाओं को आवश्यक पोषण में संतुलित आहार मिले, इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स व न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह पर गर्भवतियों के लिए 12.5 किलोग्राम का पोषण किट तैयार किया गया। 12.5 किलो जो है वो पोषण आहार मिलेगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट में जज पद पर नियुक्ति के लिए कितने अधिकारियों की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की बात करें तो राजस्थान के अंदर 3 अधिकारियों के लिए जो है वो सिफारिश की है। तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति वारंट जारी होंगे। जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में नियुक्ति की संभावना है। पहले नंबर पर आते हैं परमिल माथुर। परमिल माथुर जो है वो रजिस्ट्रार जनरल है। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके चंद्रप्रकाश श्रीमाली जयपुर में मेट्रो द्वितीय के जिला व सेशन न्यायाधीश है। थर्ड नंबर पे आते हैं चंद्रशेखरण शर्मा जो वरिष्ठ जिला व सेशन न्यायाधीश है। हाई कोर्ट में जजों की संख्या 35 हो जाएगी, फिर भी 15 पद खाली रहेंगे, यानी कि टोटल 50 में से अभी वर्तमान में थे 32 प्लस 3 यानी कि 35 हो जाएगी। टोटल होती कितनी है 50। तो राजस्थान के अंदर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जिसके तहत 3 हाई कोर्ट के जो है वो जज आ रही है। नेक्स्ट, राजस्थान में गो अभयारण्य स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किन राज्यों के गो अभयारण्यों का अध्ययन कर रही है। राजस्थान के अंदर जो वो गो अभयारण्य स्थापित किए जाएंगे और गो अभयारण्य के लिए राजस्थान सरकार जो है वो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ ओडिशा, इन 2 राज्यों के अंतर्गत जो है वो गो अभयारण्यों का अध्ययन कर रही है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य है शहरों में खुले में घूमने वाले गोवंश और गायों के लिए आश्रय प्रदान करना। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री है जोराराम कुमावत, इन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। गो अभयारण्य के निर्माण से न केवल गायों को आश्रय मिलेगा बल्कि गाय के गोबर और गौमूत्र के प्रसंस्करण और उनके उत्पाद निर्माण की योजना भी बनाई जा रही है। राजस्थान में किए जाएंगे गो अभयारण्य। नेक्स्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस एयरपोर्ट का चयन डीजी यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। राजस्थान के अंदर जो है वो एक एयरपोर्ट जिसका नाम आता है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो है वो है आपका डबोक अगर देखे पूछे तो कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत आता है। और इसी जो एयरपोर्ट के अंदर अगर हम देखें तो एयरपोर्ट का चयन जो है वो डीजी यात्रा सुविधा के लिए जो है वो किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उदयपुर में डुबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट का चयन
चयन डीजी यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया। इसके तहत पेपरलेस चेक इन की सुविधा दी जाएगी। पेपरलेस होगा, यात्री का चेहरा स्कैन होगा और एंट्री मिल जाएगी। चेहरा स्कैन होगा और एंट्री, क्योंकि उसके चेहरे स्कैन के बाद में उसका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। इसके लिए बोर्डिंग पास आईडी दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इसके चेक इन में लगने वाला 20-30 मिनट का समय घटकर 5-10 मिनट रह जाएगा। पहले जो चेकिंग की जाती है उसमें आधा घंटा लग जाता था, लगभग अब जो है वो 5-10 मिनट में जब उनकी चेकिंग हो जाएगी। देश में डीजी की शुरुआत अगर पूछे कब हुई तो साल 2022 में की गई थी। इसका मकसद हवाई यात्रियों को पेपरलेस और तेज चेक इन की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट, सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं प्रभावितों को बेहतर देखरेख के लिए राजस्थान में कितने ई आधारित रणनीति के तहत कार्रवाई की जाएगी? सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से, नियंत्रण व प्रभावितों को बेहतर देखरेख के उद्देश्य से हमारे राजस्थान के अंदर 6 ई आधारित रणनीति जो है वो बनाई गई है। पहली रणनीति आती है ई पे एजुकेशन। राजस्थान सुरक्षा के नियमों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाएगा। सेकंड आती है इंजीनियरिंग, सड़कों, ब्रिज एवं अन्य बुनियादी ढांचे को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए बेहतर डिजाइन किया जाएगा। तीसरे पे आता है इन्फोर्समेंट, यातायात कानूनों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिर आती है 4 नंबर पे इमरजेंसी केयर, दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। 5 पे आता है एविलिएशन, सड़क सुरक्षा उपायों का नियमित मूल्यांकन कर सुरक्षा उपायों में सुधार किया जाए। इंगेजमेंट, समुदाय एवं विभिन्न हितधारकों को सड़क सुरक्षा अभियानों में शामिल किया जाए। नेक्स्ट, जयपुर के पर्यटन स्थल आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट के जाने के लिए रोपवे का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? राजस्थान के अंदर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। यह किया जाएगा एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएचएआई जो है वो हमारे राजस्थान के जयपुर में जो है वो रोपवे का निर्माण जो है वो करेगी। जयपुर के पर्यटन स्थल आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए रोपवे बनाया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 6.5 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण होगा। नेक्स्ट, आमेर फोर्ट जयपुर के सबसे मशहूर किलों में से एक है, अरावली पहाड़ियों के ऊपर बना है। जयगढ़ फोर्ट को विजय का किला भी कहा जाता है, यह अरावली पर्वतमाला के चील के टीले पर बना हुआ है। नाहरगढ़ फोर्ट का निर्माण महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की रक्षा के लिए करवाया। स्टैटिक जीके के रूप में बातें आती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, 24 दिसंबर 2024 को जयपुर की किस सितार वादिका का निधन हो गया? हमारे राजस्थान के अंदर एक सितार वादिका जो हमारे राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है और उसका नाम आता है मंजू नंदन मेहता। हमारे राजस्थान के अंदर मंजू नंदन मेहता, और मंजू नंदन मेहता जो है वो सितार वादिका है, राजस्थान के जयपुर जिले की रहने वाली है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और तानसेन पुरस्कार से सम्मानित सितार वादिका विदुषी मंजू नंदन मेहता का निधन हो गया। जयपुर के भट्ट परिवार में जन्मी मंजू मेहता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित कर चुकी है। मंजू अहमदाबाद की प्रसिद्ध सप्तक संस्था की संचालिका थी। सितार दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली से बजाया जाता है, लेकिन मंजू मेहता मध्यमा उंगली का प्रयोग करती थी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले के वरिष्ठ निर्यातक राधेश्याम रंगा व जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर खेमचंद खत्री को अटल भूषण अवार्ड से नवाजा गया? तो अटल भूषण अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो जोधपुर के खेमचंद खत्री और राधेश्याम रंगा, ये दोनों अगर देखें तो राजस्थान के किस जिले के हैं? जोधपुर के। कहां के हैं? जोधपुर के हैं। तो जोधपुर के हैं राधेश्याम रंगा और जोधपुर के ही हैं आपके खेमचंद खत्री। इन दोनों को अटल भूषण अवार्ड से नवाजा गया। अटल फाउंडेशन की ओर से प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित अवार्ड समारोह में कुल 62 प्रतिष्ठित लोगों को अवार्ड प्रदान किए गए, जिसमें 14 राजस्थानियों को अवार्ड दिया गया है। आयोजन में जोधपुर के वरिष्ठ निर्यातक राधेश्याम रंगा व निर्यातक खेमचंद खत्री को अटल भूषण अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट, अजवाइन, मेथी, सुआ और सौंफ की खेती पर शोध के लिए महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय
उदयपुर किसके साथ काम करेगा? तो हमारे राजस्थान के अंदर अजवाइन, मेथी, सुआ और सौंफ की खेती, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे राजस्थान के अंदर एक तो आता है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, है कहां? उदयपुर में। इसके अलावा आता है आपका राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र, और राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र जो है वो तबीची, तबीची कहाँ है? अजमेर के अंदर आता है। तो राष्ट्रीय बीज मसाला जो है वो केंद्र आता है, अनुसंधान केंद्र आता है, और ये अनुसंधान केंद्र जो है वो अगर पूछे कहाँ है तो अजमेर के अंतर्गत आता है। तो उदयपुर जिले में बीज मसालों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और ICR का राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर काम करेगा। केंद्र का दौरा करने के बाद MPUT के VDVC डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने बताया कि जिले में अजवाइन, मेथी, सुआ और सौंफ की खेती पर रिसर्च होगी। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रहने वाला है, जिसमें यानी कि अब आगे 2025 में कोई भी एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 26 दिसंबर 2024 को किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? हमारे देश के अंतर्गत एक व्यक्तित्व जिनका नाम आता है सरदार मनमोहन सिंह, और इनका हो चुका है निधन। इनकी करेंगे हम अपनी पूरी चर्चा। जन्म अगर पूछे तो 26 सितंबर 1932 को गांव में हुआ था, जो पंजाब में, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा है। एक पंजाब हमारे भारत में है और उसी का हिस्सा जो है वो एक पाकिस्तान है। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे और 1972 में वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार बने। 1976 में सचिव वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों का विभाग, भारत सरकार सदस्य वित्त परमाणु ऊर्जा आयोग के अंतर्गत। और अगर पूछे कि सरदार मनमोहन सिंह RBI के कौन से गवर्नर बने थे, तो RBI के 15वें गवर्नर बने थे। कब बने थे? 1982 में। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब बने थे? तो 1985 में बने थे, राजीव गांधी के शासनकाल में। 1987 में जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। और प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार अगर पूछे कब नियुक्त हुए तो 1990। प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। 1991 के अकॉर्डिंग उनकी सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त हुए थे। असम में राज्यसभा सदस्य चुने गए थे 1998 से 2004 तक, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे। कब रहे थे? 1998। 2004 में देश के 13वें प्रधानमंत्री बने थे। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक ये जो है वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। कार्यकाल पूछा जा सकता है। 2009 में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल इन्होंने शुरू किया था, 2004 से 9 से 14। ठीक। 2019 23 अगस्त 2019 से 3 अप्रैल 2024 तक राजस्थान से राज्यसभा सांसद। और ये क्वेश्चन भी अच्छा और इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान से राज्यसभा सांसद कब से कब तक रहे थे? 23 अगस्त 2019 से 3 अप्रैल 2024 तक। पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 1987 में। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरोमनी अवार्ड अगर पूछे तो 1993। वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1994। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995। क्षेत्रीय विकास के लिए निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित हुए 1996 में। न्यायमूर्ति KS हेगड़े फाउंडेशन पुरस्कार 1997। अन्ना साहेब चिरमुल्ले अवार्ड 2000 में। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार कब मिला? 2002 में। वर्ल्ड स्टेटमेंट अवार्ड से 2010 में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से कब सम्मानित हुए? 2017 में सम्मानित। भारत के एकमात्र सिख प्रधानमंत्री, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रणेता, आर्थिक उदारीकरण का जनक अगर पूछे किसे माना जाता है तो सरदार मनमोहन सिंह को माना जाता है। तो आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहते हैं? सरदार मनमोहन सिंह को कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले से प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। यानी कि या तो जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने लगातार 2 बार कार्यकाल किया था, और उसके बाद में सरदार मनमोहन सिंह हैं, और तीसरे अगर देखें तो तीसरे जो प्रधानमंत्री हैं वो है श्रीमान नरेंद्र मोदी। तो भारत के अंतर्गत अगर हम देखिए तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं बने। इनकी सरकार सर्वाधिक घोटालों वाली सरकार कही जाती है। घोटाला विवाद था 2G स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन। राज्यसभा सदस्य के रूप में अब तक प्रधानमंत्री बने
राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री जो बने थे उनमें से एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। इसके अलावा अन्य राज्यसभा से जो प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी यूपी से, एचडी देवगौड़ा कर्नाटका से, इंद्र कुमार गुजरात बिहार से। इनके अलावा इनके कार्यकाल में अगर पूछे कि पोटा कब निरस्त किया गया था, 2004 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई, 12 अप्रैल 2005 में। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 से। भारत व अमेरिका के बीच असैनिक परमाणु समझौता कब हुआ था, 2006 में। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से नरेगा की हुई थी शुरुआत। तो नरेगा की शुरुआत किसके कार्यकाल में, तो इन्हीं के कार्यकाल में हुई। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन अगर पूछे कब किया गया, तो 2008 में। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया, 2 अक्टूबर 2009 में। राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 18 बीबी गांव गंगानगर जिले से 1 अप्रैल 2010 को की गई थी। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 और भूमि अधिग्रहण कानून 2013। अब इनके शासनकाल के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आते हैं। इनके अलावा इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें चेंजिंग इंडिया, इंडियाज एक्सपोर्ट एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, बदलते भारत, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी हुई एक मूवी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो संजय बारू द्वारा लिखी गई थी। अब पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था वीर बाल दिवस। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अटल भूजल योजना के तहत राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों में वर्षा जल माप यंत्र लगाए जाएंगे, इस क्वेश्चन का आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा रोजाना क्लास लगाते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से, या जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उसके अंतर्गत आप शेयर कर सकते हैं। आप बताया करें। घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो अभी जो है वो न्यू ईयर पर ऑफर आने वाला है। न्यू ईयर के ऑफर को आपको जो है वो लाभ लेना है या ले सकते हो। इसके अलावा मार्केट में किताबें अवेलेबल है। रोजाना क्लास लगाते रहिए, जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।